दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन एंड ओनली शीला फोम लिमिटेड के बारे में। हम इसके प्रेजेंट के बिजनेस का एनालिसिस करेंगे। इसके अलावा ये कंपनी 2 न्यू एक्विजिशन कर रही है, हम उसका भी एनालिसिस करेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि क्या आने वाले समय में हमें ये कंपनी मल्टी बैग रिटर्न बना करके दे सकती है या नहीं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आपको काफ़ी कुछ जानने और सीखने को मिलेगा, इसीलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम बात करें कंपनी के बिजनेस की, तो ये इंडिया की लीडिंग प्लेयर है मैट्रेसेस और फोम प्रोडक्ट बनाने में। मैट्रेसेस यानी जो गद्दे होते हैं डबल बेड पर जो बिछाए जाते हैं वो ये कंपनी बनाती है। और अगर बात करें पॉलीयूरिथेन यानी पीयू फोम की, तो इसमें ये मार्केट की लीडर है। आपको लगता होगा कि ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ मैट्रेसेस बनाती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कंपनी और भी काफ़ी सारी चीज़ें बनाती है, जैसे कि फर्नीचर के कशंस यानी फर्नीचर के अंदर जो गद्दियाँ लगी होती हैं वो ये कंपनी बनाती है। इसके अलावा ये कंपनी टेक्निकल ग्रेड्स की पीयू फोम भी बनाती है, जो कि ऑटोमोबाइल जैसी इंडस्ट्री के अंदर यूज़ होती है। यानी गाड़ी के अंदर जो गद्दियाँ लगी होती हैं या फिर गाड़ी के इंटीरियर के अंदर जो फोम यूज़ की जाती है वो भी ये कंपनी बनाती है। अगर हम मार्केट शेयर की बात करें तो इंडिया में इस कंपनी का मार्केट शेयर 25% का है। और अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में ये कंपनी 40% का मार्केट शेयर एक्वायर करके बैठी है। अगर हम रिवेन्यू की बात करें तो होम कंफर्ट से यानी मैट्रेसेस वगैरह से इस कंपनी को 81% का रिवेन्यू मिलता है। वहीं टेक्निकल फॉर्म जैसे कि गाड़ी वगैरह वहाँ से इसको 19% का रिवेन्यू मिलता है। अगर हम ज्योग्राफिकली बात करें तो इंडिया से 70% रिवेन्यू इसको मिलता है, वहीं इसका 16% रिवेन्यू ऑस्ट्रेलिया से आता है और बाकी का 14% इसको यूरोप से मिलता है। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो ये कंपनी की 11 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं इंडिया में, 5 हैं ऑस्ट्रेलिया में और 1 है स्पेन के अंदर। इसके अलावा अगर हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात करें तो वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 110 प्लस एक्सक्लूसिव डीलर हैं, 13,300 प्लस रिटेल डीलर्स हैं। इसके अलावा ये कंपनी 25 कंट्रीज़ में अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट भी करती है। अगर हम कंपनी के चैलेंजेस की बात करें तो सबसे बड़ा चैलेंज है वॉलेटिलिटी इन मार्जिन। कंपनी के मार्जिन काफ़ी वॉलेटाइल हैं क्योंकि कंपनी का जो फाइनल प्रोडक्ट होता है उसके अंदर 70% की कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल की होती है। और रॉ मटेरियल मेन है इसका क्रूड ऑयल का बाई प्रोडक्ट, यानी जैसे जैसे क्रूड ऑयल के अंदर फ्लक्चुएशंस होती हैं वैसे वैसे रॉ मटेरियल के अंदर भी इम्पैक्ट पड़ता है और कंपनी के प्रोडक्ट के मार्जिन्स पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। यानी रॉ मटेरियल की कॉस्ट कंपनी की काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम इस कंपनी के कॉम्पिटिटर की बात करें तो वो है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, यानी जो आपके आसपास के नुक्कड़ पे जो दुकान खुल जाती है और वो लो कॉस्ट में अपने मैट्रेसेस या गद्दे बना करके बेच रही होती है। उस कंपनी से कम्पीट करना चाहती है और उसके लिए कंपनी लो प्राइसेस मैट्रेसेस बनाने पे फोकस कर रही है, ताकि ये कम पैसे में मैट्रेसेस बना करके लोगों को बेच सकें, ताकि लोग ब्रांड की तरफ जाएं और ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर इस कंपनी का मार्केट शेयर इंक्रीज़ हो। इसके अलावा ये देख सकते हैं ये कंपनी अपने एक्सपोर्ट पर भी फोकस कर रही है और न्यू प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पर भी काम कर रही है। अब हम देख लेते हैं कंपनी के बारे में कुछ टेक्निकल नॉलेज। तो मार्केट कैप की बात करें तो 12,000 के आसपास का मार्केट कैप है, 12,000 करोड़। और अगर हम पीई की बात करें तो 63 का पीई है। थोड़ा एक्सपेंसिव है क्योंकि ये कंपनी इस सेक्टर की अकेली ऐसी कंपनी जो मार्केट के अंदर लिस्ट है, और जब कोई ऐसी कंपनी होती है तो मार्केट उसको थोड़ा ज़्यादा पीई देकर चलता है क्योंकि कंपनी से उसको ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं। लेकिन अब देखेंगे कि क्या वो एक्सपेक्टेशन ये कंपनी फुलफ़िल कर रही है या फिर नहीं। तो अगर हम देखें इसके पिछले 7 साल की सेल्स को तो 2016 में 1550 की सेल्स थी, जो अब बढ़ करके 2873 की हो चुकी हैं। सेल्स की ग्रोथ जो है वो काफ़ी कम है लेकिन कंसिस्टेंट है। अगर हम प्रॉफिट को देखें तो 2016 में 105 करोड़ के प्रॉफिट थे, जो अब बढ़ करके 203 के हो चुके हैं। यानी पिछले 7 साल के अंदर इसके प्रॉफिट दुगने ही हुए हैं ओनली। यानी प्रॉफिट की ग्रोथ बहुत कम है और बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल भी है क्योंकि इस कंपनी के अंदर जो इसके प्रोडक्ट बनते हैं उसके अंदर 70% की कॉस्ट रॉ मटेरियल कंज्यूम कर जाता है। इसी वजह से इसके प्रॉफिट के मार्जिन काफ़ी ज़्यादा कम है। वॉलेटिलिटी इसलिए भी है क्योंकि इस कंपनी की जो डिपेंडेंसी है वो क्रूड ऑयल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन भी मिलता है अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर से। यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी के प्रॉफिट की ग्रोथ के CAGR 5 साल के महज 7% के हैं, 3 साल की बात करें तो 0% के हैं। तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट की ग्रोथ कम है, लेकिन सेल्स की ग्रोथ भी देंगे तो उसके अंदर भी आप देख सकते हैं 5 ईयर्स की 9% की है। यानी हमें इस कंपनी के अंदर प्रॉफिट में और सेल्स में कुछ खास देखने को नहीं मिलता है।
स्पेशली अगर हम पिछले कुछ समय की बात करें तो कंपनी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है अपने प्रॉफिट को बचाने के लिए, अपनी सेल्स को भी बचाने के लिए इवन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी के ऊपर बोरोविंग, तो कंपनी के ऊपर 310 करोड़ का कर्जा था मार्च 2020 में, जो कि अब बढ़ करके 571 का हो चुका है। यानी कंपनी का लगातार डेट भी बढ़ रहा है, कंपनी के ऊपर कर्जा भी बढ़ रहा है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो 73 के आसपास की प्रमोटर की होल्डिंग है, 3% के आसपास की होल्डिंग एफआईआईज की है। अगर हम उसको पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो एफआईआईज ने थोड़ी सी सेलिंग की है। वहीं डीआईआईज की बात करें तो इन्होंने भी थोड़ी सेलिंग की है। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक ने थोड़ी सी बाइंग की है। अब अगर हम अभी तक का एनालिसिस करें तो कंपनी का सेक्टर भी अच्छा है, कंपनी का बिजनेस भी अच्छा है, कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन कंपनी का प्रॉफिट और कंपनी की सेल्स के अंदर हमें कुछ खास दम देखने को नहीं मिलता है। उसका सीधा सा रीज़न है, इसको कंपटीशन मिलता है अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर से, जो कि सस्ते में अपने मैट्रेसेस या अपने गद्दे बेच रहे होते हैं, जबकि इसके थोड़े एक्सपेंसिव पड़ते हैं क्योंकि क्वालिटी होती है। तो कंपनी को अगर उनको बीट करना है तो कंपनी को अपने मैट्रेसेस के जो प्राइसेस हैं उसको कम करना पड़ेगा, लेकिन कंपनी का जो एक्सपेंसेस है रॉ मटेरियल के ऊपर ज़्यादा हो जाता है। तो अगर कंपनी को इस मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छे से प्लेयर्स को, अनऑर्गेनाइज प्लेयर को बीट करना है तो इसको अपने रॉ मटेरियल के प्राइसेस को कम करना होगा, अपने मैट्रेसेस की कॉस्ट को कम करना होगा। अब हम देखते हैं कि कंपनी जो एक्विजिशन कर रही है क्या ये उससे इस चीज़ को कर पाएगी या नहीं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या करती है जिसके मैट्रेसेस इतने महंगे हैं जबकि अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के मैट्रेसेस सस्ते होते हैं। तो आप देख सकते हैं ये कंपनी मैट्रेसेस बनाने के लिए पीयू फोम का यूज़ करती है, स्प्रिंग्स का यूज़ करती है, इसके अलावा कॉयर का भी यूज़ करती है, जो कि सस्ते नहीं आते हैं। जबकि हम अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स की बात करें तो वो सिर्फ कॉटन फिलर्स का यूज़ करके मैट्रेसेस बना लेते हैं, जो कि अफोर्डेबल तो होते हैं लेकिन चलते नहीं हैं या फिर आपकी बैक को हर्ट करते हैं। तो इनसे इसको कॉम्पीट करना है और उसके लिए कंपनी को अपने मैट्रेसेस के प्राइसेस कम करने होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर कंपनी को अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर के साथ में कॉम्पीट करना है तो इसको अपने मैट्रेसेस सस्ते करने होंगे या फिर लोगों की डिस्पोजेबल इनकम को बढ़ना होगा, यानी लोगों के पास इतना पैसा होना चाहिए कि वो इसके मैट्रेसेस को अफोर्ड कर पाएँ। तो कंपनी इस चीज़ को समझती है, इसीलिए कंपनी ने M5 ब्रांड को लॉन्च किया था, जिसमें इसने कोशिश की कि इसके जो मैट्रेसेस हैं वो 3000 के नीचे आ जाएं। इसीलिए इसने एक सब्सिडरी कंपनी को भी एस्टेब्लिश किया था जिसका नाम था इंटरनेशनल कंफर्ट टेक्नोलॉजी, जो कि इसको मैट्रेसेस के प्राइसेस को कम करने में हेल्प मिले। ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये कंपनी सिर्फ बिजनेस टू कंज्यूमर कंपनी नहीं है, बिजनेस टू बिजनेस भी कंपनी है, यानी बिजनेस को भी कैटर करती है। जैसे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जिनके लिए ये सीट्स बनाती है, उसके अलावा इंटीरियर में यूज़ होने वाली फॉर्म बनाती है। अगर हम बात करें रेलवेज तो उसके अंदर भी ये सीट्स और बर्थ्स बनाती है। तो जैसे जैसे इंडिया ग्रो करेगा न्यू रेलवे कॉन्ट्रैक्ट इसको मिल सकते हैं। इसके अलावा बसेस में और कारों में भी इसकी कुशनिंग वगैरह, इसकी फॉर्म वगैरह का यूज़ किया जाएगा। यानी कंपनी के ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स तो काफ़ी अच्छे हैं अभी भी, बस दिक्कत है तो कंपनी के प्रोडक्ट के प्राइसिंग में है। उसका सीधा सा रीज़न है रॉ मटेरियल का ज़्यादा होना, रॉ मटेरियल की कॉस्ट का ज़्यादा होना। जैसे जैसे रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम होगी कंपनी के प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेंगे, कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन भी इम्प्रूव होंगे और कंपनी के हमें स्टॉक के अंदर भी तेज़ी देखने को मिलेगी। तो इसी के लिए कंपनी एक्वायर कर रही है कर्ल-ऑन को 2000 करोड़ में, जिसके लिए 95% का स्टेक एक्वायर करने वाली है। इसके अलावा ये 35% स्टेक एक्वायर कर रही है फर्लैंको के अंदर, जो कि फर्नीचर रेंटल स्टार्टअप है, यानी रेंट पर फर्नीचर देता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कर्ल-ऑन की, जिसके अंदर ये 95% का स्टेक एक्वायर कर रही है। इससे कंपनी को क्या फ़ायदा होगा? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कर्ल-ऑन डोमिनेट करती है साउथ इंडिया की मार्केट के अंदर, जहाँ पर इसका 40% रिवेन्यू शेयर है। और शीला फॉर्म की बात करें तो ये नॉर्थ एंड वेस्ट में अपना बिजनेस को अच्छे से जमाए हुए है। तो जब दोनों एंटिटी मिल जाएंगी तो इनका नॉर्थ एंड वेस्ट के साथ साथ साउथ इंडिया में भी काफ़ी अच्छा बिजनेस बढ़ जाएगा। इसके अलावा इसका मार्केट शेयर भी 40% के आसपास का हो जाएगा। अभी शीला फॉर्म का मार्केट शेयर 25% का है, जो कि बढ़ करके 40% का हो जाएगा, यानी बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ एक बार में ही मिल जाएगी। इसके अलावा ये बल्क लेवल पर प्रोडक्ट बनाएगी तो कंपनी को रॉ मटेरियल के प्राइसेस कम हो जाएंगे, यानी बल्क में ख़रीदारी कर पाएगी। इसके अलावा जो वेरिएबल कॉस्ट है बनाने की वो भी कम हो जाएगी, यानी दोनों कंपनी के मिलने से कंपनी के प्रोडक्ट के प्राइसेस भी कम हो जाएंगे, यानी ज़्यादा सेल्स कर पाएगी कंपनी कम पैसे में बेच करके और ज़्यादा प्रॉफिट भी बना पाएगी। तो कंपनी की ग्रोथ अनलॉकिंग होगी इस एक्विजिशन से। यहाँ पर आप देख सकते हैं
इस एक्विजिशन से ये कंपनी कंबाइन कर लेगी मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स को, जिससे कंपनी की कॉस्ट कम हो जाएगी। यानी फिर कम पैसे में मैट्रेसेस बनेंगे, ज़्यादा सेल्स होगी, ज़्यादा प्रॉफिट कंपनी निकाल पाएगी। यानी जो कर्ल-ऑन का एक्विजिशन है ये कंपनी की ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। वहीं हम दूसरा एक्विजिशन की बात करें जिसका नाम है फर्लेनको, यानी जो फर्नीचर रेंट करने वाली कंपनी है। ये इन्वेस्टर्स को कुछ खास समझ में नहीं आ रहा है। उसका सीधा सा रीज़न है कि ये कंपनी खुद स्ट्रगल कर रही है। पहले ये कंपनी फर्नीचर के रेंटिंग के बिजनेस में थी, जो काफ़ी अच्छा था। यानी जो लोग टेम्पररी कहीं पर शिफ्ट होते हैं वो फर्नीचर रेंट पर ले सकते थे। लेकिन बाद में इस कंपनी ने अपना खुद का फर्नीचर बना करके बेचना शुरू कर दिया और वहाँ से ये कंपनी स्ट्रगल करती चली गई। तो इसीलिए इन्वेस्टर्स को पसंद नहीं आ रहा है। इसके अलावा जो शीला फोम इसको खरीद रही है वो काफ़ी थोड़ा महंगा भी खरीद रही है, यानी प्राइस टू सेल्स रेशो काफ़ी ज़्यादा महंगा हो रहा है। तो ये भी एक रीज़न है कि इन्वेस्टर्स को ये एक्विजिशन पसंद नहीं आ रहा है। इसी वजह से स्टॉक के अंदर जब भी तेज़ी होती है उसके साथ साथ मंदी भी हो जाती है। यहाँ पर एक एनालिस्ट का कहना है कि जो शीला फोम की जो सेल्स आती है वो 3% आती है ऑनलाइन से। और हम फर्लेनको की बात करें या फर्नीचर रेंटिंग वाली कंपनी की बात करें तो इसकी डिजिटल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है, यानी डिजिटल स्पेस पर इस कंपनी का काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड दिखने को मिलता है। तो शीला फोम शायद इस एक्विजिशन के थ्रू अपनी डिजिटल प्रेजेंस को बढ़ाने वाली है। तो उस हिसाब से अगर हम फर्लेनको का एक्विजिशन देखें तो काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। इसके अलावा शायद शीला फोम ये भी सोचती है कि जो लोग इसके मैट्रेसेस खरीदेंगे शायद वो फर्नीचर के लिए भी लुकआउट करेंगे, तो फर्नीचर भी साथ साथ बिकेगा और साथ साथ कंपनी मैट्रेसेस भी बेच पाएगी। अगर हम उस पर्सपेक्टिव में देखें तो ये एक्विजिशन भी हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। लेकिन फिर भी जिस पैसे पे खरीद रही है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव तो दिखता ही है। लेकिन यहाँ पर इस एक्विजिशन को लेकर के दो चीज़ें कंसर्निंग भी है। सबसे पहली चीज़ है कैश। कंपनी के पास 750 करोड़ रुपीस कैश है, जबकि ये डील होने वाली है 2000 करोड़ से भी ऊपर की। तो क्या कंपनी बाकी के पैसे डेट पर उठाएगी? अगर डेट पर उठाती है तो कंपनी का डेट बढ़ जाएगा, पहले ही काफ़ी ज़्यादा है। या फिर कंपनी अपने शेयर्स को सेल करती है, यानी प्रमोटर की होल्डिंग कम होती है। तो ये हमें आने वाले समय में देखने को मिलेगा। इसके अलावा अभी जैसी मार्केट की हालत है, लोग इसेंशियल पर ही अपने पैसे खर्च कर रहे हैं, यानी एक्सपेंसिव चीज़ें या फिर नॉन इसेंशियल चीज़ें ज़्यादा खरीद नहीं रहे हैं। तो ऐसे में इस एक्विजिशन के थ्रू क्या कंपनी अपनी सेल्स में एकदम से बढ़ोतरी ले पाएगी या नहीं, ये भी देखने वाली बात है। लेकिन एक बात तो तय है, जैसे कंपनी के अभी सेल्स और प्रॉफिट निकल रहे हैं ये बहुत तेज़ी से बढ़ने वाले हैं इस एक्विजिशन के थ्रू। यानी अगर आप इसको ये कंपनी पसंद आ रही थी तो अब ये कंपनी आपको डबल पसंद आनी चाहिए, और अगर नहीं पसंद आ रही थी तो इस एक्विजिशन के बाद में आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट तो इस कंपनी के अंदर आना चाहिए। इस क्वार्टर में ये एक्विजिशन हो जाएगा, यानी अगले क्वार्टर से कर्ल-ऑन के नंबर भी आपको शीला फोम के अंदर आते हुए देखने को मिल जाएंगे। लेकिन तब आपको ये स्टॉक इस प्राइस पर नहीं मिलेगा। तो अगर आप ख़रीदारी करना चाहते हैं तो 40% के डिस्काउंट के साथ में अभी भी अवेलेबल है। थोड़ा मोटा स्टेक आप उठा करके चल सकते हैं, ज़्यादा पैसा अभी नहीं लगाना है, इस बात को ध्यान में रखें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों अभी के लिए बाय बाय।